हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 10th के लिए, आज हम पढ़ेंगे हमारे जो सिलेबस है हमारी बुक का, उसका लास्ट चैप्टर नंबर 13 आर एनवायरमेंट। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से इसको पढ़ेंगे हम, और रिविजन जिसको कह सकते हैं वो इस चैप्टर का कर लेंगे। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। एकदम इजी चैप्टर है, एक बार सुन भी लें अगर हम ध्यान से तो इसके आंसर हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ताकि इस चैप्टर को हम फटाफट कंप्लीट कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का वातावरण। एनवायरनमेंट यानी जिसे हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है कि परि प्लस आवरण। संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो परितः ऐसे पढ़ते हैं ना, तो परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब है एक कवरिंग, है ना। तो हमारे चारों तरफ की जो कवरिंग है, अब यहाँ कवरिंग किस चीज की होगी? कवरिंग होगी किसकी? एयर की, और हमारे आसपास जो चीजें हैं उनकी। तो हमारे चारों ओर जो जो चीजें हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं वो पर्यावरण के अंदर आती है। ठीक, अब पर्यावरण शब्द से ही जो हमारे को चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है? देखिए कि हम ये जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कई सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। रिसोर्सेज हम जानते हैं कि संसाधन जिन्हें कहा जाता है, कि प्रकृति से मिलने वाली वे वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो जीवित हो या जीवित न हो, जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है संसाधन या रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये दो तरह के हैं, ठीक है ना। तो या फिर ये जो कंपोनेंट्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, ये दो तरह के हैं। एक तो है एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक, किसके? वातावरण के, और दूसरे हैं बायोटिक या जैविक घटक। देखिए, अब एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, रिसोर्सेज हैं, वो कौन कौन से होंगे जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला हो जाएगा सनलाइट, क्योंकि इसके बिना तो हम हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स रेस्पायर नहीं करेंगे, और प्लांट्स रेस्पायर नहीं करेंगे तो ना तो खाना बनना और ना ही हमें जीने के लिए जो हमारे लिए जरूरी गैस है, कौन सी? ऑक्सीजन गैस, वो मिल पाएगी। CO2 भी इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि CO2 जो हम रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, उसको कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये जो चैनल चल रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेवल को मेंटेन करने के लिए, इसमें दिक्कत आ जाएगी। सनलाइट के बाद आएगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर, और भी कई सारी चीजें जो कि वातावरण में हमें मिल रही हैं। कहाँ से? प्रकृति की वजह से मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक, तो किसी न किसी तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे टेम्परेचर कम है तो भी हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, ज्यादा है तो भी हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। ह्यूमिडिटी हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि वातावरण में उपस्थित नमी की मात्रा। जैसे कि गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम होगी, लेकिन अगर तेज बारिश होके चुकी है तो वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा होगी। तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ह्यूमिडिटी कम होने के कारण। बारिश के दिनों में कपड़े काफी देर तक नहीं सूखते हैं या गीले गीले ही हमें फील होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। सॉइल का टेक्सचर, किस तरह की सॉइल के आसपास हम रह रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी है तो हमारा जीवन अच्छे से बीत रहा है। मिट्टी ऐसी है जो उपजाऊ कम है तो वेजिटेशन वहां कम हो रहा है, हमारी लाइफ इफेक्टेड होगी। वाटर है अगर, तो वाटर की मात्रा एम्पल अमाउंट में वाटर में मिल रहा है, यानी अच्छे से मिल रहा है, तो हमारा जीवन कम प्रभावित होगा। डेजर्ट एरिया पे अगर हम रह रहे हैं, पानी की कमी है, तो हमारा जीवन ऑब्वियसली प्रभावित होगा। तो इस तरह ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वातावरण के, ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो आती है किसकी? प्लांट्स की, यानी कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के बाद आते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स,
एनिमल्स लिखना है या ऑर्गेनिज्म लिखना है, ठीक है। प्लस आते हैं एक और चीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये सोच लें कि आसपास जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि हैं वही हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने इनको अलग से मेंशन किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जो कि हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय बोथ टाइप्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे जो हमारे जीवन में मदद कर रहे हैं कई चीजों को बनाने में, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं दवाइयां बनाने के, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो इनकी मदद से बनाई जाती हैं। दूध से दही बन रहा है वो इनकी मदद से बन रहा है। कई तरह की दवाइयां इनकी मदद से बनाई जा रही हैं, हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं पॉजिटिवली। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे जो लाइफ है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। एडवर्सली मतलब कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, खाने को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, और ये हो गए सूक्ष्म जीव। ये तो बात हो गई किसकी, सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी। अब हम आए अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम, उसको जाने अब हम। चलिए, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म यानी कि सभी सजीव जो किसी वातावरण में रह रहे हैं, लिविंग इन एन एरिया, जो कि किसी दिए गए एरिया के अंदर रह रहे हैं, विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स। अब हम ऐसा है कि हम किसी जगह पर रह रहे हैं तो हम अकेले थोड़ी रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मिट्टी है, ह्यूमिडिटी है, एयर है, सनलाइट है, सी लेवल से ऊंचाई कितनी है उस जगह की, कई सारे फैक्टर्स हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स, विद नॉन लिविंग, तो ये हो गए एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स। नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स जो कि सनलाइट, टेम्परेचर वगैरह हो गए, ऑफ एनवायरमेंट, फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है कि सभी सजीव जो किसी एरिया में रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं? अजैविक घटकों के साथ रह रहे हैं। तो वातावरण के जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम को बनाते हैं। अब देखिए, ये जो इकोसिस्टम है ये काफी बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि हम कहें डेजर्ट इकोसिस्टम, तो कितना बड़ा डेजर्ट है वो पूरा एक इकोसिस्टम को काउंट किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल या मैनमेड लिख सकते हैं। अब देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम तो किसी एक स्पेसिफिक जगह को हम मेंशन करें जो कि नेचुरल इकोसिस्टम को बनाएगी। तो अगर मैं कहूं कि फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है तो क्या ये ठीक होगा? फॉरेस्ट है एक नेचुरल इकोसिस्टम, जंगल, कि वहां जंगल एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें वो जंगल फैला हुआ है, प्लस उसके अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु जो कि बड़े छोटे माइक्रोब्स, मच्छर, मक्खी, तितलियां, भालू, चीता, पानी वहां पर होगा ही होगा ऑब्वियसली, और वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रह रहे हैं। जैसे कि बड़े जीव छोटों को खा लेंगे, छोटे और छोटों को खा लेंगे, और वो उनके जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स हैं उनको डिकम्पोजर्स खा लेंगे, यानी कि उनको अपने जीवन के लिए उस फॉरेस्ट की बाहर की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अलावा पॉन्ड, लेक, ये भी क्या है? एक नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। पॉन्ड के और लेक के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ को वहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, वहीं उनकी डेथ हो रही है, डिकम्पोजर्स उनको खा रहे हैं, मिट्टी से वो प्लांट्स तक पहुंच रहा है, प्लांट्स को फिर ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, और इस तरह उनका काम चल रहा है। ये तो बात हो गई नेचुरल इकोसिस्टम की। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है, ये रहा आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि किसी एक मैनमेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दीजिए।
यानी कि कृत्रिम, और ये हो गया प्राकृतिक। ठीक है ना। तो मैन मेड इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, जैसे क्रॉप फील्ड और गार्डन। क्रॉप फील्ड यानी कि कोई खेती फसल, और गार्डन हम जानते हैं। तो देखिए मैन मेड कैसे हो गई है कि क्रॉप हमने उगाई है, एक लिमिटेड इंटरवल के लिए वो क्रॉप वहां उग रही है। जब उससे हमें जो भी चीज चाहिए, फसल है, अनाज है, या सब्जी की है, या फल की है, तो उसको खत्म होने के बाद, फसल प्राप्त करने के बाद हम उस एरिया को, मतलब मान लीजिए गेहूं की फसल है, तो गेहूं प्राप्त करने के बाद उन पौधों को हटा दिया जाएगा, तो वो इकोसिस्टम जो है वो कुछ समय के लिए ही बना, इसलिए क्रॉप फील्ड हो गई, गार्डन हो गई। ये दोनों हो गए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण। अब देखिए कि यहाँ आगे चले हम और आगे बात करते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो जीव रहते हैं वो किस तरीके से रहा करते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, 3 तरह के जीव यहाँ पाए जाएंगे। कौन कौन से पाए जाएंगे, देखिए एक तो पाए जाएंगे प्रोड्यूसर्स, दूसरे पाए जाएंगे कंज्यूमर्स, और तीसरे पाए जाएंगे डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक, कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता, और डीकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, तो इकोसिस्टम जब हमने पढ़ा तो हमने ये जान लिया कि इकोसिस्टम के अंदर सभी सजीव आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉम्बिनेशन के साथ रह रहे हैं। उत्पादक, तो इनके बिना कोई भी इकोसिस्टम काम कर ही नहीं सकता, कि सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम एज सच काम में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि हम धूप में खड़े हैं और हमको खुद खाना बना लें। खाने के लिए हम सभी, चाहे ओमनिवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, और चाहे हर्बीवोरस हो, हम सभी किसी ना किसी तरीके से इन पर डिपेंड करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं, सारे प्लांट्स, सभी पेड़ पौधे या प्लांट्स क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स। कौन से प्लांट्स, जिनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। इसके अलावा कुछ एक माइक्रोब्स जो हैं वो भी हम प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में ला सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया टाइप से होते हैं, उनको भी हम प्रोड्यूसर्स के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तो चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, और चाहे सर्वाहारी हो, यानी कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, सभी प्रकार के जो हम भोजन प्राप्त करने वाले जीव हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो सभी कंज्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हर्बीवोरस भी आएंगे, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, और ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी। हर्बीवोरस आप जानते हैं कि जो अपना केवल खाना पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हिरन है, गाय है, ये क्या करते हैं, केवल पेड़ पौधों और उनके पार्ट्स को ही खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। कार्निवोरस जो अपना भोजन मांस, मछली या दूसरे जीवों को मारकर प्राप्त करते हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। ओमनिवोरस जो इन दोनों को खा सकते हैं, जैसे मनुष्य है, चूहा है, कौवा है, चिड़िया है, ये ओमनिवोरस की श्रेणी में आते हैं। हम हर्बीवोरस खाना भी खा सकते हैं और कार्निवोरस खाना भी खा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है अपघटक की। तो देखो कि हम अपने चारों तरफ ये देखते हैं कि कुछ जीव होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं तो उनके स्केलेटन हमें पड़े हुए मिलते हैं। तो कोई जीव जो है मर जाता है अगर, तो उसे जो रिहायशी इलाका है उससे दूर ले जाकर या तो गाड़ दिया जाता है या फिर उसे वहां ले जाकर डाल दिया जाता है। तो होता क्या है कि वहां एयर में हर जगह, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ माइक्रोब्स नहीं पाए जाते। तो ऐसी जो गली सड़ी चीजें होती हैं या मृत जो चीजें होती हैं, उन पर ये डीकम्पोजर्स अटैक करते हैं। बहुत छोटे होते हैं ये, इनको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन ये क्या करते हैं कि वो जो मृत जीव हैं उनके जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको धीरे 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 डीकम्पोज कर देते हैं। इनको सफाई करने वाला भी कहा जा सकता है कि वातावरण की नियमित रूप से ये सफाई करने में मदद करते हैं, गंदगी जो है उसको डिकम्पोज करते हैं। साथ ही साथ खाद बनाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि रसोई का कचरा प्लस गार्डन वगैरह का जो कचरा होता है जिसमें प्लांट्स के पत्ते
या छोटे मोटे जीव जंतु जो मर जाते हैं, वो रसोई का गीला कचरा, उसको अगर हम किसी गड्ढे में गाड़ दें और उस गड्ढे को दोबारा कवर कर दें तो 2-3 महीने में वो जो सारा कचरा है वो इनकी मदद से किस में बदल जाता है, बहुत उपयोगी खाद में बदल जाता है। अब ये जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हैं, मेनली प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स, इनकी मदद से वातावरण के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो बना रहता है। और ये एनर्जी का फ्लो किसकी मदद से बना रहता है? फूड चेन और फूड वेब की मदद से। ठीक है, तो अब हम पढ़े फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि फूड चेन और फूड वेब क्या है, किसी एक एग्जांपल से बताइए। तो बात करें हम फूड चेन की पहले, तो देखिए ये जो भोजन के स्तर हैं कि शाकाहारी है, मांसाहारी है, पेड़ पौधे उनको शाकाहारी खा रहे हैं, शाकाहारियों को मांसाहारी खा लेते हैं, मांसाहारियों को सर्वाहारी खा लेते हैं, और इन सभी को डिकम्पोजर्स खा लेते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम चल रहा है भोजन प्राप्ति का, ये क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। और इसके लिए पाए जाते हैं वातावरण में ट्रॉफिक लेवल्स या ऊर्जा स्तर जिनको कहा जा सकता है। अब ये ट्रॉफिक लेवल्स कैसे हैं? तो सबसे पहले हम बात करें प्लांट्स की। प्लांट्स, ये पहला ट्रॉफिक लेवल, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं वो पहला ऊर्जा स्तर बनाते हैं, इनके बाद ही भोजन कहीं और पहुंचता है। तो सूरज से जो एनर्जी है सारी इन तक पहुंचती है पहला। प्लांट्स के बाद आते हैं हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे। इसके बाद आते हैं कार्निवोरस, ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल को बनाते हैं। फिर आते हैं ओमनिवोरस जो चौथे ट्रॉफिक लेवल को बनाते हैं। ठीक, तो भोजन इसी तरह चलेगा और इन सभी को डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर्स कर देते हैं। अब फूड चेन क्या है? तो सिस्टमेटिक या ग्रेजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका, कि सूरज से जो ऊर्जा मिल रही है हमें उसका ग्रेजुअल रिप्रेजेंटेशन की वो कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचता है, इसको कहा जाता है फूड चेन। जैसे एक नॉर्मल फूड चेन की बात करें तो ये देखिए, यहां हो गए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? प्लांट्स, उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद अगला जो नंबर आता है वो आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स का। तो ये रहे प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक मतलब जो भोजन को सबसे पहले प्राप्त कर रहे हैं पौधों के बाद, तो ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर से भोजन कौन प्राप्त कर रहा है? कार्निवोरस, तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद बात करें टर्शरी कंज्यूमर्स जो इन दोनों को खा सकते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी, तो ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर। और इन्हीं को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही क्या कहलाएगी? फूड चेन कहलाएगी या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में हम ले लें पेड़ पौधे या प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो मान लीजिए इस प्लांट को कोई डियर यानी कि कौन खा रहा है? इस डियर को खा रहा है कोई प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनको कोई सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर अगर खा लेता है, जैसे डियर है अगर, तो डियर को खा रहा है कोई लायन, और ये हमारी फूड चेन कंप्लीट होगी। इसके बाद बात करें कि इन्हीं प्लांट्स को खा लेता है कोई रैबिट, रैबिट को खा ले कोई फॉक्स, और फॉक्स को खा ले दोबारा से कोई लायन। ये भी एक फूड चेन हो गई। इसके बाद बात करें कि छोटे प्लांट्स हैं जैसे, ठीक है, इन प्लांट्स को खा रहा है कोई फ्रॉग, फ्रॉग को खा लेता है कोई स्नेक, और इस स्नेक को कोई खा लेता है, कौन खाएगा स्नेक को? पिकॉक।
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक एक ऑर्गेनिज्म का, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फूड चेन। इसको कहा जाता है फूड चेन। अब फूड चेन के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल। अब देखिए होता ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि वातावरण में पाए जाते हैं, मनुष्य के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर खाने के लिए हमेशा संघर्ष होता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने लिखा कि प्लांट को डियर खाएगा और उसको लोयन खाएगा, ऐसा नहीं है। इस डियर को कोई चीता या जो टाइगर है वो भी तो खा सकता है। ये रैबिट है, इसको फॉक्स ने खा लिया, इसको कोई कुत्ता भी तो खा सकता है ना। तो जिसका मौका लगे जीवित रहने के लिए लगातार ये जो संघर्ष वातावरण में चलता रहता है वो उत्पन्न करता है किसको? फूड वेब को। यानी कि जब किसी भी वातावरण में, मान लीजिए कि हम किसी ग्राउंड की बात कर रहे हैं, वहां पर 50 तरह के जीव रह रहे हैं, तो उनको खाने के लिए चूहा है, जैसे प्लांट्स हैं तो उनको टिड्डा भी खा सकता है, चिड़िया भी खा सकती है, कौवा भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, डियर भी खा सकती है, गाय भी खा सकती है, कितने सारे जीव उनको खा सकते हैं। तो ये जो इंटरकनेक्शन है कई सारी फूड चेन्स का, वो मिलकर क्या बनाता है? फूड वेब बनाता है। यानी कि जिसका मौका लगेगा वो उसको खाकर और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फूड चेन में अपनी भूमिका को उत्पन्न करेगा। इसको कहा जाता है फूड वेब। यानी कि व्हेन मोर देन 2 or 3 फूड चेन्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, देन दे फॉर्म अ फूड वेब। यानी कि फूड चेन कई सारी मिल जाए और उनके मिलने से क्या बन जाएगा? फूड वेब बन जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं when 2 or more food chains are interrelated to each other, they form a food web। सही बात। तो अब ये देखो, ये एक फूड वेब बन नहीं गई कि ये आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से, ये जुड़े हुए हैं, या ये प्लांट थे, इनको फ्रॉग ने खा लिया तो ये यहाँ भी तो चले गए। तो इस तरह से ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं? फूड वेब को बनाते हैं। ठीक। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जो एनर्जी का फ्लो है ये कैसा है? एनर्जी का जो फ्लो है, ऊर्जा जो ट्रांसफर हो रही है इन जीवों में, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब एक दिशीय प्रवाह, कि एनर्जी जो है वो सन से आ रही है कहाँ? प्लांट्स तक, प्लांट्स से हर्बीवोरस एनिमल्स तक, हर्बीवोरस से कार्निवोरस एनिमल्स तक, और कार्निवोरस एनिमल्स से ओमनीवोरस तक, और ओमनीवोरस से डिकम्पोजर्स तक। डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज करके कहाँ पहुंचा देते हैं? मिट्टी में वापस, और मिट्टी से ही दोबारा कहाँ मिल जाती है? प्लांट्स को मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो है प्लांट्स को मिल गई तो प्लांट्स अब आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे, या फिर ओमनीवोरस के अंदर जो एनर्जी आ गई वो दोबारा प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो एनर्जी का ये जो फ्लो है जो कि सन से स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है? एक के बाद एक ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच रहा है, और इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने पढ़ लिया हमारे ट्रॉफिक लेवल्स को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डिकम्पोजर्स को, फूड चेन को, फूड वेब को। तो यहाँ तक रिवीजन करने में क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको साथ ही साथ नोट कराती जा रही हूँ, तो इनको भी आप याद रखें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर पढ़ते हैं मैथ्स का भी एक चैप्टर। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।